और चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा प्राइम की। 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को परेशान करने वाले आए हैं। उपचुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हरियाणा में सरकार बनाने के सपने देख रही बीजेपी को अपनी ही रणनीति पर अब विचार करना होगा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और कई पार्टियां हाशिए पर नजर आ रही थी, उपचुनाव के नतीजों में उस बीजेपी की चमक फीकी होती दिख रही है। 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे पार्टी के लिए मायूसी का पैगाम लेकर आए, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के मुरझाए चेहरों पर जीत की ताजगी दिखाई दे रही है। ये उपचुनाव प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की प्रारंभिक परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा अगले महीने होगी, जब 2 राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। दरअसल बीजेपी के क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय चेहरे के भरोसे ही राज्य का चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। इसी नाम के भरोसे बीजेपी हरियाणा विधानसभा में विधायकों के 4 के नंबर को 60 प्लस करने की रणनीति तैयार कर रही है। इस नंबर को पाने के लिए पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों पर जोर तो देगी, लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने के लिए पार्टी को जिस चेहरे की दरकार होती है वो दिल्ली से लेकर आएगी। वो चेहरा नरेंद्र मोदी का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो हम जीतेंगे, क्योंकि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव है। वो पूरे प्रदेश का चुनाव है। देश का जीता और प्रदेश का चुनाव भी हरियाणा और महाराष्ट्र जीतेंगे। ये जो उपचुनाव है ये स्थानीय मुद्दे पर लोगों ने वोट डाला है। जहाँ जहाँ चुनाव था वहाँ वहाँ पूर्ण राज्य को पूर्ण बहुमत था। इससे इस चुनाव से न राज्य की सरकारों को फर्क पड़ रहा था, इसलिए स्थानीय स्तर पर लोगों ने वोट डाला और हम चुनाव कई जगह जीते भी हैं, कई जगह अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट आए। हरियाणा में पार्टी के पास क्षेत्रीयता के नाम पर अगर कुछ है तो केवल कुछ नेताओं के नाम हैं। ये वो नाम हैं जो पूरे हरियाणा के मतदाताओं पर असर डालने में नाकाफी है। यही वजह है कि बीजेपी हरियाणा में किसी नाम को पार्टी का चेहरा बनाने के बजाय लोकसभा चुनाव में आजमाए चेहरे को ही तरजीह दे रही है। लेकिन उपचुनाव ने उस नाम के सहारे मिलने वाले नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी पुराने साथी को छोड़ चुकी है। बीजेपी से अलग होने के बाद हचका अलग रास्ते पर चल पड़ी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद कई असंतुष्ट उम्मीदवारों की खिलाफत भी सामने आ चुकी है। दमदार और जिताऊ उम्मीदवार तलाशने के लिए पार्टी मंथन कर रही है और चुनाव होने में महीने भर ही रह गए हैं। यानी पार्टी को हरियाणा में अपने विधायकों के नंबर को बढ़ाने के लिए तैयारी ज्यादा करनी है और उसके पास वक्त कम है, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव में जनता मुद्दे भी स्थानीय चाहती है और नेता भी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। और इसी तरह रुक करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह इस समय रिएक्शन दे रहे हैं जो उपचुनाव के नतीजे आए। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट कोई शब्द नहीं होते। शब्द तो ये होते हैं कि आप अपने आप को तैयार रखो हर स्थिति में, और असली तो रिजल्ट देने वाले मतदाता हैं और वही देते हैं। तो उनको जितना आप नज़दीकी से अप्रोच कर लोगे उतना ही आपके पक्ष में है, हवा आपके पक्ष में है। और स्थिति ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 15 साल का एक जगह, 10 साल का एक जगह है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो तैयार है बीजेपी हर सिचुएशन के लिए, कह रहे थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। देश भर से आए विधानसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भरपूर असर डालेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव शकील अहमद ने उपचुनाव के नतीजों को कांग्रेस के लिए सकारात्मक बताते हुए दावा किया। शकील अहमद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। कांग्रेस प्रभारी महासचिव डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील भाई, जो नतीजे आए हैं उपचुनाव के, हरियाणा पर कितना असर डालेंगे? स्वाभाविक रूप से हरियाणा में हमारी स्थिति पहले से भी अच्छी है और हमारी सरकार ने वहाँ 10 साल अच्छा काम किया है। और इन नतीजों से कैडर्स की तो मोरल बूस्टिंग, अगर अच्छा रिजल्ट आपका होता है और जो आपका प्रतिद्वंदी है उसका ख़राब रिजल्ट होता है तो स्वाभाविक रूप से कैडर का मनोबल बढ़ता है, उनकी और जीत की ललक बढ़ती है, तो ये अच्छा असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का जिक्र किया गया था। अब राज्यों में क्या उपचुनाव के नतीजे ये साफ कर रहे हैं कि मोदी लहर नहीं रही है?
नहीं, मोदी लहर नहीं रही है। ये तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको मोदी जी ने बनवाया है, अमित शाह जी अभी गए थे महाराष्ट्र। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी स्पीचेस में कहा और सभी अपने कैडर से कहा कि अब देश में मोदी लहर नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से और ये नतीजे भी बताते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार लोग गुमराह हो गए, बार बार गुमराह नहीं होंगे। इन नतीजों से, उपचुनाव के नतीजों से हरियाणा में कांग्रेस क्या सबक ले रही है? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमने काम किया है हरियाणा में। 10 साल हमारी सरकार रही है, समाज के हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए वहाँ का काम हुआ है। इसलिए सबक लेने का नहीं है, इससे मोरल बूस्ट होगा। कहीं कोई साथी जीतता है, कहीं कोई हमारी सोच का व्यक्ति जीतता है तो अच्छा लगता है। राजस्थान, जिसमें हम सभी की सभी लोकसभा की सीट हार गए थे, उसमें हम 4 में से 3 विधानसभा की सीट जीत गए हैं। गुजरात, जहां हम सभी की सभी लोकसभा की सीट हार गए थे, वहां हम अभी 3 सीटों पर आगे हैं गुजरात में। तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हरियाणा के कार्यकर्ता हैं हमारे, जो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हैं, उनको मनोबल उनका बढ़ेगा। धन्यवाद बात करने के लिए डॉक्टर शकील अहमद। और जाहिर सी बात है, उपचुनाव के नतीजे यहाँ पर हरियाणा के नतीजों पर असर डालेंगे। हरियाणा को लेकर उत्साहित यहाँ कांग्रेस दिखाई देती है। कैमरामैन विद्याधर बरिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो उत्साहित है कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन पीसी चाको ने अब कमेटी के सदस्यों के साथ 1-to-1 बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। इस बीच यूथ और महिला विंग ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट की दावेदारी जताई है। पूरी खबर का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। हरियाणा का चुनावी दंगल और कांग्रेस में टिकटों की दौड़ जारी है और बैठक के सिलसिले भी अब, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन पीसी चाको लगातार स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक के बाद अब इंडिविजुअल 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। यानी जो स्क्रीनिंग कमेटी के बाकी सदस्य हैं उनके साथ अब 1-to-1 बातचीत की जा रही है। यानी उन पर तमाम सीटों पर जो पेंच फंसे हुए हैं उनको सुलझाने की कवायद जारी है, क्योंकि जो पैनल भेजा जाना है सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति को, उस पर 1 या 2 नाम फाइनल किए जाने हैं। लेकिन अगर बात नहीं बन रही है तो करीब 3 नामों का पैनल एक सीट पर भेजा जाएगा, ताकि सीईसी की बैठक में उस पर अंतिम सहमति बना ली जाए। चर्चा ये भी है कि जो संगठन हैं पार्टी के, वो अलग अलग उन्होंने टिकट को लेकर अपने दावे ठोके हैं। जहां महिला कांग्रेस ने यहां 14 टिकटों की मांग की है उन सीटों पर जहां पार्टी, वहां पर उनके विधायक नहीं है, यानी पार्टी हार चुकी है पिछले चुनाव में। ऐसे में महिला कांग्रेस ने वहां पर उन सीटों पर अपना दावा जताया है। खबर ये भी है कि राहुल गांधी को जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, एनएसयूआई के नेता हैं, उन्होंने भी एक लिस्ट सौंपी है। लगातार वो अपने बायोडाटा लेकर मिलते हैं, क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष के पास इन दोनों यानी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का प्रभार है। ऐसे में उनके पास जो चिट्ठियां आई हैं जिनको लेकर टिकट मांगे गए हैं उनको फॉरवर्ड किया गया है। यानी अगर वो टिकट के लिस्ट के दावेदारों में फिट होते हैं तो उन पर विचार किया जाए, इस तरह की खबर है। यानी हमेशा की तरह एक बार फिर जो बड़े नेताओं को लगातार उम्मीदवार अपनी चिट्ठियां सौंप रहे हैं उनको संबंधित महासचिव या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को रेफर किया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर राहुल गांधी को भी यहाँ यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, एनएसयूआई के नेताओं ने अपनी ओर से उम्मीदवारों की जो लिस्ट भेजी थी या उनकी जो उम्मीदवारों के बायोडाटा भेजे गए थे उनको फॉरवर्ड किए जाने की खबर है। यानी अब जबकि लगातार खोजबीन चल रही है, खोजबीन कमेटी यानी स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों की खोजबीन में जुटी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक बेहतर जो उम्मीदवारों का चयन और ख़ास तौर से जिताऊ उम्मीदवारों की खोजबीन को लेकर पार्टी लगातार बैठक कर रही है। और अब बातचीत इंडिविजुअल यानी 1-to-1 भी बातचीत हो रही है ताकि सहमति बनाई जा सके। कैमरामैन विद्याधर बरिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। ये खबरें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।